डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम वेव मोशन का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ अबाउट द डेरिवेशन ऑफ वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको फॉर्म इस तरह की होती है, मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है स्क्रीन पे। तो हमें इस इक्वेशन को ड्राइव करना है। ये वेव इक्वेशन किसी भी तरह की वेव के लिए वैलिड है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो, चाहे वो प्रोग्रेसिव वेव है या स्टैंडिंग वेव है। इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ वेव। अब जब हम प्रोग्रेसिव के बाद स्टेशनरी की बात करते हैं तो उसमें फर्दर एनालिसिस होता है, तो फिर हम उसमें स्पेशल केसेस होते हैं जब हम स्टैंडिंग वेव का सोल्यूशन निकालते हैं। तो अदरवाइज जितनी भी वेव्स हैं वो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव किस तरह की होती है, पहले स्क्रीन पर हम इसको देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं स्टेशनरी वेव क्या होती है, और उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक अभी हमारा रहता है। जिन बच्चों के पास अभी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 2 है, पीयू के स्टूडेंट्स हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं। सो उनका यूनिट नंबर 1 जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। एक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे, करंट डेंसिटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये सब टॉपिक्स हैं। तो वो अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा साथ साथ। इसका जो सेकेंड पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके सर्च कर सकते हो। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, लास्ट वीडियो में। मैग्नेटिक मटेरियल्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो वो जो है बायट-सैवर्ट्स लॉ, एम्पेयर सर्कुटल लॉ, वो सब चीज़ें ऑलरेडी मेरे चैनल पे रिकॉर्डेड है। मतलब यूनिट 2 तो पूरा कंप्लीट है, यूनिट 1 का आधा हिस्सा कंप्लीट है। तो जो फर्स्ट पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, जिसमें करंट के बारे में स्टडी करते हैं, उसमें हम किरचॉफ लॉज भी करेंगे। वो सब चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड करके जल्दी डालूंगा। तो अभी जो बच्चे वेव मोशन कर रहे हैं या वेव्स इन फिजिकल मीडियम कर रहे हैं, उनके लिए सेकंड लेक्चर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव किस तरह की होती है। जो प्रोग्रेसिव वेव है उसके लिए अभी हम सोल्यूशन निकालेंगे आज। देखो, वेव इक्वेशन सेम है हर तरह की वेव के लिए, लेकिन जो सोल्यूशन है वो हर किसी केस में डिफरेंट आएगा। सो प्रोग्रेसिव वेव का सोल्यूशन किस फॉर्म का होता है, वो जनरल सोल्यूशन जो है, जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स, ये हम इस तरह का सोल्यूशन, इस तरह का फंक्शन होता है। तो इसको ड्राइव करेंगे कि ये कैसे आता है, इसके समझने की भी कोशिश करेंगे। और इसके बाद फिर एक स्पेशल काइंड ऑफ वेव होती है, उसको बोलते हैं हार्मोनिक वेव या सिंपल हार्मोनिक वेव। उसके सोल्यूशन में साइन, कोसाइन या ई रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स, ई रेज़ टू पावर आयोटा वाले फंक्शंस आ जाते हैं। तो ये सिनोसॉइडल फंक्शंस होते हैं। इस तरह की वेव स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी से जनरेट होती है। तो वो भी हम आज की पहले देखते हैं कि ये सारी वेव्स कैसी होती हैं। लेट अस सी। ओके, तो अभी आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग आपको नज़र आ रहा है। तो जब मैं स्ट्रिंग को इस तरह से कुछ पल्स दूंगा, पहले हम इसका ना ये एंड जो है नो एंड कर देते हैं इधर से। तो प्रोग्रेसिव वेव के लिए यहाँ नो एंड रहेगा, मतलब जो भी हम एनर्जी देंगे वो ट्रैवल कर जाएगी। तो लेट अस गिव सम एनर्जी। तो ये देखिए एनर्जी किस तरह से ट्रैवल करी है, इसको पल्स बोलेंगे। ये मेरे उसके ऊपर डिपेंड करता है मैं एनर्जी कैसे दे रहा हूँ। अगर मैं कॉन्टिन्यूसली एनर्जी ऐसे दे ही जाऊँगा तो वो जो डिस्टर्बेंस है, जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था टाइप्स ऑफ वेव्स, ये डिस्टर्बेंस जो है ये इस तरह से फ्लो कर रही है। अब प्रोग्रेसिव वेव इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ओपन है ये, इस साइड से। सो अगर मैं इस तरह से एनर्जी देता रहूँगा वो आगे ट्रैवल करती जाएगी। अगर हम एक सिंगल पल्स दें, देखिए स्क्रीन पे, अगर मैंने पल्स पे क्लिक करा और सिंगल पल्स दी तो वो पल्स इस तरह से ट्रैवल कर जाती है, डिस्टर्बेंस पार्टिकल्स के थ्रू आगे ट्रैवल कर रही है। इसको वेव बोला जाता है। अब जो मैं सिंपल हार्मोनिक वेव की बात कर रहा हूँ, वो इस तरह से एनर्जी हम उसमें देते हैं, ऑसिलेट। तो अब इधर से हमारे पास एक सिनोसॉइडल एनर्जी हम दे रहे हैं यहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है। और ये एनर्जी जो है इस मीडियम के थ्रू, मतलब स्ट्रिंग के पार्टिकल्स के थ्रू आगे ट्रैवल कर रही है। अब ये प्रोग्रेसिव वेव है क्योंकि ये वाला जो एंड है यहाँ पे, ये एंड ओपन है यहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है। ओपन का मतलब है कि हमने कहीं बांधा भी नहीं हुआ उसको, जस्ट इस तरह से ओपन है। अगर मैं यहाँ पे लूज एंड का कंडीशन ले आऊँ तो इस तरह से हमने इसको बांध दिया, बात वही है, ओपन या नो एंड एक ही बात है। लेकिन फिक्स्ड एंड में देखिए क्या होता है, इधर से मैंने उसको इस तरह से क्लम्प कर दिया। तो जब हम फिक्स्ड एंड करते हैं तो ये एनर्जी जाती है, टकरा के फिर वापस आती है। थोड़ा इसको फास्ट करते हैं। तो जब हम इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे लाइक दिस, तो आप देखिए फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से वेव की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ गई है ना। अगर हम फ्रिक्वेंसी कम कर देते हैं तो अभी आप देखिए कितना स्लोली डिस्टर्बेंस जाएगी। अब कितना स्लोली हमारी डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल कर रही है। इसमें वेवलेंथ बहुत बड़ी है क्योंकि हमने फ्रिक्वेंसी कम कर दी है, और फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने से वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है। अब इसमें आप देखिए ये जो वेव होती है, दिस काइंड ऑफ वेव इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव। इट इज़ फिक्स्ड बिटवीन टू एंड्स। एक जगह से हम जनरेट कर रहे हैं, एक साइड से एनर्जी दे रहे हैं, दूसरी साइड से हमने इसको बाउंड कर दिया। तो ये जो हमारे पास वेव की फॉर्म है ये स्टेशनरी वेव है या स्टैंडिंग वेव है।
प्रोग्रेसिव वेव के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडिंग वेव का ही होगा। तो ये सारी वेव्स के केसेस हैं। अभी जो हम करने वाले हैं आज वो प्रोग्रेसिव वेव करेंगे। सो प्रोग्रेसिव वेव में हमारे पास यहाँ पे नो एंड रहेगा, इधर से वेव आगे जा रही है। इसके साथ साथ हम ये पल्स वाला केस करेंगे। हम इसको पहले पॉज करते हैं, पॉज करने के बाद लेट अस रीसेट। अब हम इसमें ना ये वाला केस करेंगे। मैंने इस तरह से एनर्जी दी तो ये देखिए एनर्जी ट्रैवल करके आगे चली गई। इधर से इसको नो एंड रखते हैं, तो इस तरह से एनर्जी दी, यहाँ तक आया। मैं जिस फॉर्म में मैं एनर्जी दूंगा उसी फॉर्म में एनर्जी हमारी आगे ट्रैवल करेगी। ये सबसे बढ़िया बना ये वाला। तो ये जो पल्स है ये ऐसे ट्रैवल कर रही है। आप देख रहे हैं कि उसकी कुछ वेलोसिटी है, किसी वेलोसिटी के साथ वो आगे जा रही है। उस वेलोसिटी को वेव वेलोसिटी v बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, जो हमने ड्राइव भी करा था लास्ट वीडियो के अंदर। तो ये सारी कहानी है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स की। नाउ लेट अस स्टार्ट द थ्योरी पार्ट, डेरिवेशन ऑफ वेव इक्वेशन। क्या है वेव इक्वेशन? बेसिकली इट इज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ वेव। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास वेव ऑन ए स्ट्रिंग है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो ये मान लो ऐसे था हमारा स्ट्रिंग। इधर से हमारी ओपन एंड है, ओपन बाउंड्री है। यहाँ से हमने इसको इस तरह से जर्क दिया और फिर नीचे की तरफ, तो ये वेव इस तरह से ट्रैवल करेगी। अब अगर मैं ऊपर नीचे करता जा रहा हूँ तो वो नीचे भी जाएगा, हमारे पास साइकिल ऊपर भी जाएगा, इस तरह से ट्रैवल कर रही है। अब अगर आप टाइम के विद रिस्पेक्ट टू देखो तो हमारी घड़ी पे टाइम चल रहा है, तो उस टाइम के विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं किसी एक पार्टिकल को पकड़ लेता हूँ, धागे के किसी एक पार्टिकल को पकड़ लेता हूँ, तो वो इस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। वो ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है लाइक दिस। तो अगर इधर हम वाई एक्सिस मान लें तो उसकी जो पोजीशन है, उस एक पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको हम वाई से डिनोट करेंगे। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ पर टी आएगा। अगर मैं अभी सिर्फ टाइम की बात कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, हमने एक पार्टिकल को देखना शुरू करा, सिर्फ सारी वेव को नहीं अभी देख रहे, सिर्फ एक पार्टिकल को देखना शुरू कर रहे हैं। वो अपनी जगह पर ऐसे जा रहा है, ऊपर नीचे इस तरह से मूव कर रहा है। अगर मैंने सिर्फ एक बार जर्क दिया तो वो एक बार मूव करके वापस आ गया। अगर हम बार बार फोर्स दे रहे हैं तो वो भी अपनी जगह पर इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। अब वो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, दैट इज अनदर थिंग, उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे। अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ कि एक ऐसे धागा था, उसको इस तरह से जर्क दिया, जर्क दे के जब हमने छोड़ा तो वो पार्टिकल अपनी जगह पर ऐसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका वाई चेंज हो रहा है। तो एक तो यहाँ टाइम वेरिएबल आएगा। दूसरा देखो, अभी आगे सुनो, अगर अब हम टाइम को छोड़ दें, टाइम को थोड़ी देर के लिए चलने देते हैं, टाइम तो चल ही रहा है, लेकिन अब हम एक्स के अलॉन्ग चलते हैं। एक्स मतलब ये जो हमारा एक्सिस है, जिसके अलॉन्ग हमारा ऐसे स्ट्रिंग पड़ा हुआ था, हम उसके अलॉन्ग चल रहे हैं। टाइम को स्टॉप करते हैं थोड़ी देर के लिए। स्टॉप कैसे करेंगे टाइम को? उस वेव की फोटो खींच लेते हैं, स्नैपशॉट ले लेते हैं। तो जब हम उसका स्नैपशॉट लेंगे वेव का, दोबारा से बना रहा हूँ समझाने के लिए, पहले समझ लो तो पता होगा हम करना क्या चाहते हैं। तो उस केस में हमारी वेव इस तरह से एक साइकिल मैंने स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है। अब मैं x को वेरी करूंगा, तो इधर हमारा y है, इधर हमारा x है। तो जब हम इस पॉइंट से ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू ये है, y1 मान लेता हूँ समझाने के लिए। थोड़ा आगे चले जाते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू हो सकता है थोड़ी डिफरेंट हो, यहाँ पीक पॉइंट पे y थोड़ा डिफरेंट हो। यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ पे y डिफरेंट है, मतलब ये जो y है विच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, वो x पे भी डिपेंड करता है। x ये लोकेशन है, यहाँ 0 है। इधर से जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ मेरा y ऐसे वेरी कर रहा है। टाइम मत देखो, अभी मैंने टाइम को स्टॉप कर दिया, फोटो खींच ली वेव की। उसके बाद भी जैसे जैसे मैं x के अलॉन्ग जा रहा हूँ y ऐसे बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, नेगेटिव हुआ, फिर 0 पे आया। तो इस तरह से y x का भी फंक्शन है, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ x ऑल्सो। तो ये हमारा जो y है, इसको सेटिस्फाई करने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको बोला जाता है वेव इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है? देखो, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें बेसिकली हम नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, जो भी हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसका जनरल सोल्यूशन हम लिखेंगे आज के इस लेक्चर में। जनरल सोल्यूशन, उसकी फॉर्म किस तरह की होती है वो हम देखने वाले हैं। तो लेट अस ड्राइव इट। क्या करना है हमें? इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना है। कैसे? देखो, ये हमारे पास ऐसे एक स्ट्रिंग था, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, T इज द टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसा है?
स्ट्रिंग इज मासलेस एंड, ये सब चीजें नोट करना, इनएक्सटेंसिबल होता है जिसमें इलास्टिसिटी ना हो, जैसे धागा होता है ना, तो धागे को आप खींचोगे स्प्रिंग की तरह खींचेगा नहीं ज्यादा, तो इस तरह का जो स्ट्रिंग होता है उसमें क्या होता है, उसमें हर जगह पे टेंशन सेम होता है। तो अगर मैंने लिख दिया टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो इसका मतलब है थ्रो आउट द स्ट्रिंग टेंशन इज सेम। स्ट्रिंग कहाँ है भाई, वो तो बनाया ही नहीं, तो ये हमारा वो है जहां हमने एक जगह पे बांधा हुआ है, और ये हमारा धागा है पिंक कलर का। यहाँ पर हम ना ओपन एंड अभी मान के चल रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो सोल्यूशन आएंगे वो डिफरेंट वेव्स के लिए डिफरेंट आते हैं, अभी के लिए हम प्रोग्रेसिव वेव मान के चल रहे हैं। तो इसमें टेंशन टी है, कैपिटल टी इज टेंशन। अब मैंने एक तरफ से ऐसे जर्क दिया, फिर वापस आया, तो एक साइकिल बना देते हैं इसका, थोड़ा सा ना, ये ऐसे एक बार हमने ऐसे घुमाया और ये हमारा एक साइकिल बन गया। ये आगे भी ट्रेवल कर रहा है, फिर उसके बाद हम बार बार ऐसे करते चले जाएंगे, तो इस तरह से वेव आगे बढ़ती चली जाएगी, मैंने आपको बता दिया। अब ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन हर जगह सेम है, हमने लिखनी है इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम इसका स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर करेंगे। स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट यहाँ माना मैंने ऐसे, थोड़ा बड़ा माना आपने और छोटा मानना है। इस पॉइंट को बोला ए पॉइंट, इस पॉइंट को बोला बी पॉइंट, तो लेट ए बी इज स्मॉल elementary part of string at लोकेशन देखना ध्यान से कहाँ कहाँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है x, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है x प्लस डी एक्स, ये है x प्लस डी एक्स, ठीक है। तो मतलब इसकी लेंथ कितनी हुई, वैसे तो ये चलो हाइपोटेन्यूज है, बट हम इसकी लेंथ स्मॉल लेंथ dx मान लेते हैं, चलो डेल्टा x मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं है, x एंड x प्लस dx, ठीक है। लेट m इज मास ऑफ पार्ट AB का मास m है, रो इज लीनियर मास डेंसिटी। So if delta x dx approximately same है, is length of string, then small m मास निकालना आपने, वो होगा लीनियर मास डेंसिटी टाइम्स डेल्टा x। ये इक्वेशन बाद में हमारे काम आनी है, मैंने अभी लिख ली इक्वेशन नंबर 1। अब हम फोर्स की बात करेंगे, तो डायग्राम दोबारा से बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा करके बनाना पड़ेगा समझने के लिए, आपने एग्जाम में एक ही बार बनाना है, डायग्राम वही है, थोड़ा बड़ा बनाया ताकि हमें समझ आ जाए। सो यहाँ पे ये ए बी पार्ट है, दिस लोकेशन इज x, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल की जो y डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो y है। यहाँ पे हमारे पास x प्लस डी एक्स है, सेकेंड लोकेशन धागे की या पार्टिकल की लोकेशन बोल सकते हो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ हो जाएगा y प्लस डी वाई। इधर y एक्सिस चल रहा है, इधर x एक्सिस चल रहा है, और ये वेव की फोटो है, वो जो मैंने अभी आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में वेव दिखाई थी, उस वेव का पार्ट है, y और x का ग्राफ है। टाइम नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी, टाइम कहाँ है, टाइम हमारे दिमाग में है। वो जो पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं सारे, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाइब्रेट कर रहे हैं, सारे इकट्ठे मिलके हमें वेव की सेंस दे रहे हैं, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे टेंशन निकालना है, देखो मैंने बोला धागे में टेंशन T है, वो हर टाइम सेम रहेगा। सो इस लोकेशन पे जो टेंशन T बनेगा वो ऐसे नीचे की तरफ बनेगा T, और इस लोकेशन पे जो टेंशन बनेगा वो ऐसे बनेगा T, ठीक है। अब देखो थोड़ी स्लोप का डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि धागे की स्लोप जैसे जैसे मैं यहाँ से शुरू हुआ ऐसे ऊपर जा रहा हूँ, तो स्लोप इज चेंजिंग। सो स्लोप चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे एंगल कुछ और होगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मान लेना यहाँ पे थीटा, और इसका एंगल हम मान लेते हैं यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा प्लस डी थीटा कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, तो ये है। अब हम टेंशन फोर्स को कर लेते हैं रिजॉल्व, एक ही फोर्स मान के चल रहे हैं, टेंशन ग्रेविटी भी है यहाँ पे वैसे लग रही, बट क्योंकि ये मासलेस स्ट्रिंग है। अब मासलेस स्ट्रिंग सर क्या होता है, मासलेस स्ट्रिंग होता है विच इज़ वेरी वेरी लाइट, मतलब उसका जो मास है स्ट्रिंग का मास, वो बाकी चीज़ों के मास से काफ़ी कम, काफ़ी लाइट है, जिसको आप फील नहीं कर सकते, तो उस पर ग्रेविटी की जो फोर्स है बहुत कम लगेगी, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो इस छोटे से पार्ट पे जो फोर्स लग रही है, वो यहाँ टी लग रही है, यहाँ भी टी लग रही है। अब यहाँ पे इसको रिजॉल्व करेंगे इस टी को, तो इधर आएगा देखो टी कॉस थीटा प्लस डी थीटा, ये हमारे पास
इस टी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो आया, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, वो आएगा टी साइन थीटा प्लस डी थीटा। कलर मैंने चेंज कर दी, थोड़ा मिक्सअप हो गया, आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पर भी दोनों कंपोनेंट्स निकालेंगे, रेड कलर से लिखेंगे। इधर हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी साइन थीटा। तो अब हमारे पास जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन पार्ट ए बी, पहले हम लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, एफ ऑफ एक्स लिख दिया, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। तो वो फोर्स क्या है, देखो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये दोनों माइनस कर देनी है आपको। टी कॉस थीटा प्लस डी थीटा माइनस टी कॉस थीटा। ये जो फोर्स है ना हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये हमारे पास धागे के अंदर टेंशन को मेंटेन करने के काम आती है। और जो वर्टिकल फोर्स है एफ वाई, वो बनेगी टी साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टी साइन थीटा। ये वर्टिकल फोर्स जो है, मतलब वो इस डायरेक्शन में ऐसे वर्टिकल फोर्स, ये क्या कर रही है, वो पार्टिकल्स को अप डाउन मोशन दे रही है। सो हम y कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो उस y के लिए सिर्फ यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है विच इज वर्टिकल। सो देयरफॉर लेट अस राइट Fy is responsible for vertical motion of particles along y direction. So we can write फोर्स को क्या है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिखते हैं ना। सो एफ वाई को मैंने लिख लेना है एम इंटू पार्शल वाई पार्शल स्क्वायर वाई बाय पार्शल टी स्क्वायर। ये क्या है, देखिए वाई हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसको दो बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, तो ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन बन गया। अब यहाँ पे पार्शल सिंबल क्यों यूज करा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो वाई है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, इट इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड टी। मतलब अगर आप वेव के अलॉन्ग चलोगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तब भी वाई ऐसे चेंज होगा। अगर आप टाइम के विद रिस्पेक्ट टू देखोगे, एक लोकेशन पर एक्स फिक्स कर दोगे, एक लोकेशन पर सिंगल पार्टिकल को देखोगे, तब भी वो ऑसिलेट कर रहा है। तो वाई यहाँ पे दो चीजों का फंक्शन है। तो हमें यहाँ पर जब फोर्स लिखनी होती है तो फोर्स में एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, नीचे टी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। तो अब फंक्शन तो दो चीजों का है, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, इसलिए हमने पार्शियल के सिंबल यहाँ पे यूज करने हैं। तो ये ऐसे लिखना है, और राइट हैंड साइड पे वही बनेगा टी साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस साइन थीटा, इसको ब्रैकेट में लगा लो। नाउ फॉर स्मॉल एंगल थीटा व्हाट हैपन, स्मॉल एंगल के लिए आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा ही होता है, और वो थीटा भी हो सकता है। पता है ऐसा क्यों होता है, नहीं पता बता देता हूं, जिनको पता अच्छी बात है। देखो साइन थीटा क्या होता है, छोटे से एंगल के लिए देखेंगे, ये वैसे मैंने थोड़ा बड़ा बनाया समझाने के लिए, बट आप इसको बहुत स्मॉल एंगल इमेजिन करो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, या आप कह सकते हो 1 मिनट 2 मिनट तक, डिग्री का जो 60th पार्ट होता है, या 1 डिग्री तक भी आप लेके चलो। तो ये बहुत स्मॉल एंगल के लिए अगर ये थीटा है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और डायग्राम देखो, स्मॉल एंगल के लिए ये जो बेस की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो अप्रोक्सीमेटली हाइपोटेन्यूज के बराबर ही तो है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। तो उस केस में ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। और इवन थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा की डेफिनेशन याद है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो मतलब अगर हम स्मॉल एंगल की बात करें तो ये जो परपेंडिकुलर है वो आर्क के बराबर होता है, सर्कल के ऊपर जो हम आर्क मान के चल सकते हैं, काफ़ी छोटी आर्क। और अगर ये आर्क है और ये हमारे पास रेडियस बन जाता है, ये भी रेडियस के बराबर, ये भी रेडियस के बराबर, बेस हाइपोटेन्यूज के बराबर होने का मतलब है आर्क के बराबर, तो इवन ये थीटा के बराबर भी होता है। तो हमें अब यहाँ पर यही चीज़ लगानी है, तो हमने इसको tan से रिप्लेस कर देना है। देयरफॉर इक्वेशन 1 बोल दो इसको, इक्वेशन 1 बिकम्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है बार बार बता रहा हूं, इज इक्वल टू टी टाइम्स tan थीटा प्लस टी थीटा माइनस टेंजेंट थीटा ब्रैकेट क्लोज। ये जो साइड वाला पोर्शन है ना, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ताकि ये मिक्स ना हो।
तो ये हम रीज़न लिख रहे हैं यहाँ पे, आपने एग्जाम में नहीं लिखना, सिर्फ आपको बताने के लिए है ये, इतना लिख देना बस, ठीक है। आगे सुनो अब क्या करना है, अब आपको पता है ग्राफ की स्लोप क्या होती है, ये देखो, ये भी रीजन में ही आएगा। ये इस तरह से हमारे पास ग्राफ है y वर्सेस x। अगर मुझे किसी पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे देखना है ग्राफ की स्लोप, तो यहाँ पर मैं स्मॉल टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो टेंजेंट का एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल हमें उस पॉइंट पे स्लोप बताता है, इसको टैन थीटा बोलते हैं। और स्लोप की सेकंड डेफिनेशन होती है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन रिवाइज करवा रहा हूँ। और ये dy बाई dx भी होता है। तो जो टैन थीटा है वो dy बाई dx है, बट फिर से हम d नहीं यूज करेंगे, d इज फॉर दैट केस व्हेन y इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। बट यहाँ पे y दो चीज़ों का फंक्शन है, x और t का पार्शियल यूज करेंगे। तो इसको लिखा जा सकता है m, कलर वही कर लेते हैं वाइट, बार बार ग्रीन, देखो m पार्शियल स्केयर y बाय पार्शियल टी स्केयर आ गया, इधर आ गया कैपिटल T विच इज टेंशन, और ये क्या है tan, इसको क्या लिखेंगे पार्शियल y अपॉन पार्शियल x, कहाँ पे थीटा प्लस डी थीटा पे, माइनस फिर से वही पार्शियल y बाय पार्शियल x, बेसिकली स्लोप ऑफ द वेव बोल सकते हो इसको, पार्शियल y बाय पार्शियल x को एट लोकेशन थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे पास उस छोटे से पार्ट का मास है विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल ए बी। पूरे स्ट्रिंग के लिए हम इसको लीनियर मास डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे, m को रो की टर्म्स में लिखेंगे, तो मैं वो कर रहा हूँ। इसको ना यहाँ ले जाते हैं, यहाँ खाली जगह ही होती है। तो ये हमारे पास आएगा, m को हम पुट कर सकते हैं रो डी एक्स, वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, रो डी एक्स या डेल्टा एक्स मानना था अगर, तो डेल्टा एक्स मान लो, डेल्टा एक्स इज अ स्मॉल चेंज इन एक्स। बाकी इक्वेशन फिर से लिखनी है मुझे, तो मैं ऐसे इंजॉय करता हूँ बार बार लिखने को, आप भी करा करो तभी फिजिक्स याद होती है, घबराया मत करो। फिजिक्स लिखने से याद होती है, समझ नहीं आती, लिखने से याद होती है। याद करनी भी ज़रूरी है यार, एग्जाम में लिख के आनी डेरिवेशन, अगर याद नहीं करी तो भूल जाएगी, फिर फ़ायदा कोई है नहीं। सो अब अगली शीट पे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं बता देता हूँ स्टेप पहले ही। तो मैंने ना यहाँ पर ये वाला जो है हमारा पार्ट, ये पार्ट, इस पूरे पार्ट को नीचे लेके जाना है राइट हैंड साइड पे, इधर मैं नेक्स्ट शीट पे करता हूँ। पार्शियल स्केयर वाई अपॉन पार्शियल टी स्केयर इज इक्वल टू, इधर था हमारे पास टी, इधर था रो, नीचे आ गया, और जो ब्रैकेट में था वो लिख देता हूँ, मुझे तो याद है, आई होप आपको भी लर्न हो गया अभी कि यहाँ क्या था। चलो जी, तो यहाँ थीटा की लोकेशन है, और वो जो डेल्टा एक्स था जो रो के साथ लगा हुआ था उसको मैंने यहाँ लिख दिया भाई। तो ये क्या है, ये जो मैं अब ग्रीन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे चीज़ डाल रहा हूँ, ये है डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल y बाय पार्शियल x। दोबारा सुनो, डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल y बाय पार्शियल x फॉर डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। अगर हम ये जो स्मॉल डिफरेंस डेल्टा एक्स ले रहे हैं इसको काफ़ी छोटा मानेंगे, दैट इज इफ डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, देन ये होल थिंग इन ग्रीन ब्रैकेट मैं ऐसे लिख रहा हूँ सिंबल, बिकम्स पार्शियल स्केयर y बाय पार्शियल x स्केयर, क्योंकि यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, एक बार तो ऊपर डिफरेंशिएट हो ही रखा है, यहाँ पे एक बार तो डिफरेंशिएट हो ही रखा है, सो दूसरी बार डिफरेंशिएट हो जाएगा जब हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाएंगे। तो हमने इस पूरी ब्रैकेट को इस सिंबल से रिप्लेस कर देना है। जिनको डेरिवेटिव का मैथमेटिक्स पता है उनको पता है कि ये डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, तो ये है कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए। सो अभी हमें इक्वेशन को लिख देना, फाइनल इक्वेशन को, हमारा काम खत्म, टी बाय रो पार्शियल स्केयर वाई बाय पार्शियल एक्स स्केयर। तो दिस इज द वेव इक्वेशन। इसकी एक दो फॉर्म और है, बना के दिखाते हैं आपको। इसको ना ऐसे लिखा जाता है, हम लेफ्ट हैंड साइड पे ना x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन लिखते हैं, फिर ये रो बाय टी आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ हम विद रिस्पेक्ट टू y लिखते हैं, ऐसे ऐसे ब्रैकेट्स भी लगा दी जाती हैं। अब ये जो रो बाय टी है ना, उसको मुझे सपना आया और मैंने 1 बाय वी स्केयर पुट कर दिया। सपना नहीं आया मुझे, ये डायमेंशंस हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये जो रो बाय टी है इसके डायमेंशन 1 बाय वी स्केयर वाले हैं, दैट इज जो v होता है वो अंडर रूट टी बाय रो होता है। ये अभी हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि ये डायमेंशन वेलोसिटी वाले हैं। सो हम इसको यहाँ पे ऐसे रिप्लेस कर देंगे। तो जो जनरल फॉर्म होती है ना इक्वेशन की, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है भाई। अगर आप वेव ऑन ए स्ट्रिंग की बात करोगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट टेंशन बाय लीनियर मास डेंसिटी होता है।
अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव इन ऑर्गन पाइप बोलोगे तो वहाँ टेंशन नहीं आएगा, वहाँ उसकी जगह प्रेशर आएगा। तो इस तरह से वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, फॉर्मूले में भी डिफरेंट, अलग अलग केस में अलग अलग, साउंड वेव का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। सो हमें जनरल इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो जनरल इक्वेशन में बच्चों हमें क्या करना है, हमें इस v की टर्म्स में फाइनल इक्वेशन बतानी है। v इज द स्पीड ऑफ वेव, चाहे वो कोई भी वेव हो, ठीक है, उसके अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, फाइनल इक्वेशन पार्शियल स्क्वायर y बाय पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय v स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर y बाय पार्शियल t स्क्वायर। दिस इज द फाइनल वेव इक्वेशन। यहाँ पर y जो है फंक्शन ऑफ x एंड t होगा, इसकी अभी हम जनरल फॉर्म फाइंड करेंगे, लिखेंगे कैसी होनी चाहिए जनरल फॉर्म। और v यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव है, राइट हैंड साइड पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर आप y को, लेफ्ट हैंड साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x अगर y को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। जिस जिस फंक्शन के लिए ये वेव इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं वो फंक्शन वो y वेव का सोल्यूशन है, मतलब वो किसी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, ये थोड़ा मैथ्स और फिजिक्स को ना आपस में ना रिलेट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप रिलेट नहीं करेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। तो अब हम करेंगे, ये एक जनरल इक्वेशन है, हम हार्मोनिक वेव इक्वेशन की भी बात करेंगे जो हम जनरली स्टडी करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक हार्मोनिक वेव है, जैसे मैंने अभी आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में वो जो नीचे घूम रहा था ऐसे और मैंने उसकी वेव जनरेट करी थी, वो एक हार्मोनिक वेव थी। हार्मोनिक वेव के जो सोल्यूशन होते हैं वो साइन और कोसाइन होते हैं, लेकिन जो जनरल फॉर्म होती है वो एक ही तरह की होती है। वो कैसी होती है अभी हम उसकी चर्चा करते हैं। तो आप साथ साथ ना वीडियो पॉज करके प्लीज़ अपने नोट्स बना लिया करो। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि आपको बोलूँ कि आप नोट्स बना लो। आप आगे अगर मैं बढ़ गया हूँ, नेक्स्ट शीट पे चला गया हूँ, आप थोड़ा पीछे आ जाइए, वीडियो को पॉज करिए और अपने नोट्स बनाइए साथ साथ। ओके, आगे चलते हैं, जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं कि वो कैसा होगा। सो जनरल सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। So this is our wave equation। ऐसे भी लिखी जा सकती है, v स्क्वायर उधर ले गया मैं, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। इसका मैंने वैसे होल स्क्वायर लगा दिया और y यहाँ पे लिख दिया। एंड लेट अस पुट v पार्शियल ओवर पार्शियल x एज d। d इज जस्ट ए कांस्टेंट, ऐसे पुट करेंगे तो वी विल गेट, ऑपरेटर है वैसे, कांस्टेंट नहीं, इसको ऑपरेटर बोलेंगे, और वी गेट तो दिस इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैथ्स में आपको इस तरह की इक्वेशन के सोल्यूशन बताए जाते हैं, जनरल सोल्यूशन कैसे होते हैं वही मैंने यहाँ पे लिखना है। सो दिस इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी। तो टी यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, डी को मैंने ऑपरेटर में, एक्स को मैंने ऑपरेटर में डाल दिया। सो इट्स जनरल सोल्यूशन इज ऑफ फॉर्म, क्या फॉर्म होती है इसकी जनरल सोल्यूशन की, y e raised to power dt some function of x plus e raised to power minus dt some another function of x। तो ये सॉल्यूशन आपको लर्न करना पड़ेगा, मैथ्स में से आया है। इसके रूट्स निकलते हैं इक्वेशन के, रूट्स निकलने के बाद हम इस तरह का जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। अब बच्चे ये जो जनरल सॉल्यूशन है ना, ये अभी हमने मैथ्स में से निकाला। यहाँ हम क्या करेंगे, अब बच्चे हमने इस सॉल्यूशन की ना जो एक्चुअल फॉर्म है वो बनानी है। यहाँ पे जो d है, कैपिटल D जो भी मैंने माना था, उसको सॉल्व करना है। तो लेट अस डू दैट। कैसे करना है लेट अस सी। उसके लिए हमें ना टेलर सीरीज एक्सपेंशन कंसीडर करना पड़ेगा। लेट अस डू कंसीडर टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन किसी भी फंक्शन f ऑफ x का। क्या होता है वो, f ऑफ x प्लस एच। अगर हम फंक्शन में स्मॉल इंक्रीमेंट h करें तो उसको हम ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं, 1 प्लस h d बाई डी एक्स
प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ फंक्शन भी आना है एफ डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, एफ मतलब एफ ऑफ एक्स है, लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं इसको ना, इसके साथ एक्स भी लगा देते हैं, प्लस एच स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल डी स्क्वायर डी क्यूब डी एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स। मतलब हम बेसिकली एफ ऑफ एक्स को यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ 3 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इट इज़ ए डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इस तरह से लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एच डी बाई डी एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, इतना ही लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, और एफ ऑफ एक्स को हमने बाहर लिख लिया। यहाँ पर ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एच डी बाई डी एक्स। ये कैसे, अभी बता देता हूँ। ये आपने अगर एक्सपोनेंशियल की एक्सपेंशन पढ़ा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन, तो वहाँ से आया है। हम यहाँ रीजन में लिखेंगे बिकॉज ई रेज टू पावर टी होता है 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये ई रेज पावर टी मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर हम एक्सपैंड करें तो वो इस तरह की फॉर्म होती है। अब हमारे पास यहाँ टी की जगह ये चीज़ चल रही है, टी की जगह हमारे पास ये पूरा फंक्शन, ये चीज़ चल रही है एच डी बाई डी एक्स, तो मैंने यहाँ भी टी की जगह एच डी बाई डी एक्स पुट कर दिया। आई होप आपको समझ आया। ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर हम इस चीज़ को, ये एक ऑपरेटर है e रेज टू पावर एच डी बाई डी एक्स, इट इज़ एन डिफरेंशियल ऑपरेटर। अगर हम इस ऑपरेटर को एफ ऑफ एक्स पे एक्ट करवाएंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे पता लगेगी, हमें फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस एच पे पता लगेगी। ठीक है, देखो, तो दैट इज कि e रेज टू पावर एच डी बाई डी एक्स को अगर इस फंक्शन पे, किसी भी फंक्शन ऑफ एक्स पे ऑपरेट करवाया तो आपको फंक्शन की वैल्यू थोड़ा h बढ़ाने में पता चलेगी। ये तो हम करना चाहते हैं ना, ये हमारी वेव है ऐसे। यहाँ पर अगर हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है तो स्मॉल इंक्रीमेंट हमने प्लस h करा, x प्लस h, वहाँ पे y कितना है वो हम निकालना चाहते हैं। सॉल्यूशन इसी का मतलब होता है। सो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम e रेज टू पावर dt निकालना चाहते हैं। हमारा तो यही काम था ना, ये देखो ना ऊपर जो हमारा फंक्शन था, ये वाला जनरल सॉल्यूशन, इसमें e रेज टू पावर dt है, और d क्या है ये भी याद रखना, ये है v पार्शियल ओवर पार्शियल x, पुट करूँगा अभी सारा कुछ। ये है e रेज टू पावर v पार्शियल ओवर पार्शियल x, ये मैंने d की वैल्यू पुट कर दी, t एज इट इज f ऑफ x, और ये है e रेज टू पावर vt पार्शियल ओवर पार्शियल x f ऑफ x। इसको रब कर देते हैं, ये फालतू है। चलो, तो ये क्या है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये vt आ गया मेरे पास, अब इसको इससे कंपेयर करो जरा, इस चीज से कंपेयर करना है दोनों को आपस में। कलर चेंज करते हैं, ये वाला पार्ट एच डी बाई डी एक्स था, तो यहाँ x में प्लस एच हुआ, यहाँ पे vt डी बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, f ऑफ x प्लस vt होगा। h की जगह vt चल रहा है ना, तो f x प्लस vt होगा। इस चीज़ को यूज़ करना है दोनों फंक्शंस के लिए, तो हमारा जनरल सोल्यूशन निकल आया। ऐसे ही ड्राइव करना है एग्जाम के अंदर, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। हम इसके बाद जब हार्मोनिक वेव की बात करेंगे उस केस में हम एक सिंगल पार्टिकल को पकड़ेंगे, उसका SHM कंसिडर करके हम y लिखेंगे किसी लोकेशन पर, y वहाँ पर स्पेसिफिक वाला लिखेंगे किसी लोकेशन पर। जनरल सोल्यूशन नहीं होगा, वो हार्मोनिक वेव का सोल्यूशन होगा। उस y को फिर हम जब डिस्प्लेस करेंगे तो इसी तरह का फंक्शन आएगा जो अभी हम कर रहे हैं। तब मैं देखना नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे रिलेट करके दिखाऊंगा कि वो कैसे होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आगे चलते हैं। देखो, तो इसका मतलब है कि भाई जो हमारा फाइनल सोल्यूशन है y इज इक्वल टू, जो मैं लिख देता हूँ दोबारा से, ये था बिकम्स y इज इक्वल टू f1 x प्लस vt प्लस f2 x minus vt। So this is the final form of the solution। मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आपको x और t का फंक्शन इस फॉर्म में मिल रहा है, x प्लस vt हो उसके अंदर, एग्जाम्पल लिख देता हूँ क्योंकि बाद में आनी ही है ये। मान लो ये है y,
ए साइन एक्स प्लस वी टी, ए साइन एक्स माइनस वी टी। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लिख रहा हूँ, साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, ये मैं हार्मोनिक वेव का सोल्यूशन लिख रहा हूँ। तो अगर कुछ इस तरह से है आपके पास, साइन की जगह कॉस भी आ सकता है, हार्मोनिक वेव में कॉस भी आएगा, और फिर हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स और भी करते हैं, इस फॉर्म में भी हो सकता है ई रेस्ट पावर आयोटा एक्स माइनस वी टी, क्योंकि ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा इज साइन थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वही सेम चीज़ है। तो इस तरह के सोल्यूशंस ही आएंगे वेव के केस में, मतलब एक्स प्लस वी टी और एक्स माइनस वी टी का होना ज़रूरी है फंक्शन के अंदर, तभी वो किसी वेव को रिप्रेजेंट करेगी। जो वेव बेसिकली एक एनर्जी हमने दी किसी मीडियम के अंदर, और वो टाइम के साथ अपनी लोकेशन चेंज करते करती आगे बढ़ गई, तो उस तरह के लिए, उस तरह की फिजिकल सिचुएशन के लिए इस तरह का मैथमेटिकल फंक्शन होता है। आई होप आपको समझ आ रही है। तो आगे चलते हैं, अब हम जनरल सोल्यूशन तो लिख चुके हैं, अब हम थोड़ी सी इसकी ना फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं। वैसे ये सिलेबस में आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी जो अभी मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा समझने के लिए ज़रूरी है कि भाई हम इसमें से जो v है, देखिए v कहाँ से आया था, v हमारे पास वेव की वेलोसिटी या स्पीड थी। सो v ऑल्सो dx बाई dt होता है, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt है यहाँ पर, इस चीज़ को भी हम प्रूव करेंगे, v इज dx बाई dt। तो वो बेसिकली इंटरप्रिटेशन है इस तरह के सोल्यूशन की। लेट अस डू दैट, लेट अस गिव ए हेडिंग, ये सिर्फ समझाना है, मुझे लिखना नहीं कुछ भी, सिर्फ समझाना है। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल सोल्यूशन। तो जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में पल्स दिखाई थी, वो पल्स बना रहा हूं मैं। एक सिंगल पल्स है ये, ऐसे मैंने जर्क दिया धागे को। टाइम टी नॉट पे मुझे धागा ऐसा नजर आ रहा है, टाइम फिक्स कर दिया, फोटो खींच ली वेव की, टी इज इक्वल टी नॉट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं देख रहा हूँ, वेव मैंने ऐसे जर्क दिया, जैसे ही मैंने दिया पल्स जनरेट हुई, मैंने उसकी फोटो खींच ली, वो फोटो आपके सामने है। सो एट दिस टाइम वी हैव वाई एक्स टी, लेट अस सपोज हम इस फॉर्म को भी देखते हैं, एफ टू एक्स माइनस वी टी, ये हमारा सोल्यूशन है। दोनों का सम हो सकता है, इस तरह के दोनों फंक्शन का सम हो सकता है या अकेला हो सकता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं कैसे होती है। देखो, एट t इज इक्वल टू टी डॉट द पल्स इज शॉन, तो उस केस में हमारा y जो है, अब x का फंक्शन बचेगा, टी नॉट हमने कांस्टेंट कर दिया, तो बनेगा y x कॉमा टी नॉट, क्योंकि t को मैंने टी नॉट बोल दिया, ये बन गया एफ टू एक्स माइनस वी टी नॉट। एक्स अभी वेरिएबल है, तो एक्स वेरिएबल होने का मतलब है कि मैं ऐसे 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 जब बढ़ूंगा आगे, वाई मेरा ऐसे ऐसे हर जगह पे इस तरह से चेंज होगा। तो ये इस फंक्शन का मतलब है। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट भी कंसिडर कर लेना है, इस पूरी पल्स के ऊपर मैंने मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट है P, और उस P का डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे ऐसे वाई नॉट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और इसकी लोकेशन क्या है P पॉइंट की, वो एक्स एक्सिस के अलाउंग, यहाँ ओरिजिन है एक्स नॉट है। तो अगर मैं अब x की जगह इस फंक्शन में एक्स नॉट पुट कर दूं, तो मैं सिर्फ इस P पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इस P पॉइंट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे आगे जाके विद सम स्पीड, और फिर देखते हैं कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आता है। तो ये P जो पॉइंट है, इस P पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है मुझे, विच इज़ वाई नॉट, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन वाई नॉट, एंड इट विल बी गिवन बाय वाई एक्स नॉट टी नॉट। मतलब यहाँ पर अगर मैं x की जगह x नॉट पुट कर दूंगा, तो मुझे वो लोकेशन पता चल जाएगी उस फंक्शन में x नॉट को पुट करते ही। पहले मैंने टाइम फिक्स करा, एक पल्स नजर आ रही है, उस पल्स के अंदर मैंने अब एक लोकेशन सेट करी x नॉट। लेट अस डू ऑन द नेक्स्ट शीट। सो y x नॉट t नॉट इज f of 2 x naught minus vt naught is vertical displacement
displacement of point P at location x naught. Now let us find its location after small time dt at location x plus dx, x naught plus dx. ये क्या करा सर? देखो ध्यान से, ऐसी थी ना पल्स हमारी, यहां पे था ना हमारा P पॉइंट, उसका ये y नॉट था, ये x नॉट था. अब वेव का मतलब क्या है? वेव का मतलब है कि ये जो पल्स है ये ट्रेवल करेगी स्ट्रिंग के थ्रू, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है. साइकिल वाली एग्जांपल याद है इससे पहले लेक्चर में? एक साइकिल को गिराया, सारे साइकिल गिरते चले गए. वही सेम चीज है. ये जो पल्स है इस डायरेक्शन में जा रही है विथ सम वेलोसिटी, जिसको हम v मान के चल रहे हैं. अभी तो हम शुरू से v को वेलोसिटी या स्पीड बोल रहे हैं. सो आफ्टर सम टाइम्स ये पल्स ऐसी हो जाएगी, थोड़ी आगे चली जाएगी. दोबारा नीचे बना रहा हूं अलग कलर से, ठीक है. ये लोकेशन क्या है? अब वो जो P था उसकी जगह हम यहां पॉइंट मान लेते हैं P डैश. उसका ये y सेम होना चाहिए भाई, याद रखना. वही सेम डिस्प्लेसमेंट y आगे ट्रेवल करा है. एक्चुअली पूरी की पूरी पल्स आगे जा रही है, तो वो जो P पॉइंट था वो नया P डैश बन के थोड़ा आगे चला गया. एट व्हाट टाइम? t प्लस dt पे. एट व्हाट लोकेशन? ये लोकेशन क्या है? x प्लस एक्स नॉट. एक्स नॉट तो पहले था ना, यहां से लेके यहां तक x नॉट था, तो dx इधर लिख देता हूं मैं, dx प्लस एक्स नॉट पे, या एक्स नॉट प्लस dx बोल दो चाहे. तो इसी को वेव बोलते हैं. ये वेव की डेफिनेशन है भाई. तो अब इसका मतलब है दैट इज जो हमारा y x नॉट t नॉट फॉर p डैश होगा, वो इसी फंक्शन में पुट करके आएगा. इसको बोल देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं y x नॉट t नॉट. वही है, मतलब जो t नॉट टाइम पे था और x नॉट लोकेशन पे था वही है. उसको ऐसे लिख देते हैं f2 x नॉट प्लस dx माइनस v t प्लस dt. मतलब ये चीज और ये चीज दोनों एक ही हैं. सो इफ दे आर सेम, अगर वही P पॉइंट आगे बढ़ा है, सो वी कैन राइट, क्योंकि दोनों तरफ सेम फंक्शन है, वी गेट, इधर आ गया x नॉट माइनस वी टी नॉट. ये मैंने यहां से उठाया, फंक्शन को हटा दिया, इधर से लिखा x नॉट प्लस डी एक्स माइनस वी टी, ये v से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस वी डी टी. वी टी नॉट है, यहाँ टी नॉट था, ठीक है. अब यहाँ कुछ कैंसिल हो जाएंगी चीज़ें. एक्स नॉट से एक्स नॉट कट गया, वी टी नॉट से वी टी नॉट कट गया, और यहाँ पे आ गया डी एक्स, उधर चला जाएगा माइनस डी एक्स. सो माइनस डी एक्स इज माइनस वी डी टी, ये कट गया. सो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. दैट इज फॉर फंक्शन फॉर्म, फंक्शनल फॉर्म कौन सी? f2 x माइनस वी टी. जब ये x माइनस वी टी होगा, माइनस पे स्ट्रेस है, माइनस वाला फंक्शन, प्लस वाला कुछ और है. जब f2 x माइनस वी टी होगा, देन पल्स या वेव गोज अलोंग प्लस x एक्सिस. ये स्पीड देखो ना dx बाई डी टी, और मैंने जो माना था कि वो प्लस x एक्सिस की तरफ जा रहा है, और किस फंक्शन से आया? x माइनस वी टी से आया ये चीज. अगर यहाँ माइनस साइन आ जाता तो मैं माइनस वी बोल देता, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सो ये जो फंक्शनल फॉर्म है x माइनस वी टी वाली, ये किस वेव को रिप्रेजेंट करती है? विच ट्रेवल्स अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन. ये वन डायमेंशनल वेव की बात हो रही है. वेव 2D भी होती है, 3D भी होती है, तो हम सिर्फ एक डायमेंशन में ही चल रहे हैं. बहुत चीजें ना पहले सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करते हैं. सो इसी तरीके से अगर ये वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती, मतलब नेगेटिव x की तरफ, तो वो फंक्शनल फॉर्म होगी f x प्लस वी टी वाली. नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं आपको ये चीज फिजिकली भी समझाऊंगा, पूरा एक y मान के, हार्मोनिक वेव मान के मैं बताऊंगा डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करने का मीनिंग क्या है, और वहां से ये x माइनस वी टी कैसे आता है, वो दूसरे तरीके से करेंगे जैसे आप +1 में करते थे. बट ये थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करा है, BSc क्लास है, तो इसलिए ये इसकी जनरल फॉर्म है.
तो ये समझ लीजिए आप फिजिकल इंटरप्रिटेशन वेव की, कि अगर ये पल्स इस तरह से ट्रैवल करती जा रही है विद स्पीड v, उसको वेव बोला जाता है। बार बार एनर्जी दोगे तो एक पल्स की जगह पॉजिटिव साइकिल भी आएगा, नेगेटिव साइकिल भी आएगा और पूरी हमारी वेव जनरेट हो जाती है। चलिए, तो बस हमारा आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सिंपल हार्मोनिक वेव को स्टडी करेंगे, जिसका सॉल्यूशन सिनोसॉइडल फॉर्म का होता है। उसमें हर एक पार्टिकल एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन कर रहा होता है, विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो ऑलरेडी इस सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 1 में आप स्टडी कर चुके हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन के सॉल्यूशंस में जो y आता है वो a sin ओमेगा t इस तरह का सॉल्यूशन आता है। मतलब सिनोसॉइडल फंक्शंस ऑफ टाइम होते हैं, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करता है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू इट। उस स्पेशल काइंड ऑफ मोशन से जो वेव बनती है उसको सिंपल हार्मोनिक वेव बोलते हैं। So we will meet in the next class. Thank you.